तेरे पापा भी ना कभी फोन ही नहीं उठाते। चल। हाँ आई। विशु, अभी तक स्कूल यूनिफॉर्म नहीं पहनी? स्कूल नहीं जाना है क्या? क्या हुआ विशु? मम्मी, विशु पापा को मिस कर रहे हैं। पापा आ जाएंगे ना तो सब पहले जैसे ठीक हो जाएगा। लेकिन तेरे पापा को फुर्सत मिलेगी तब आएंगे ना। 1 साल हो गया, उन्होंने अपना चेहरा भी नहीं दिखाया। उन्हीं का फोन है, जा विशु को बुला। हाँ। रोहित, आपको बोलने का कोई फायदा तो नहीं है, लेकिन कम से कम बच्चों के लिए तो फोन किया कीजिए। तो क्या मेरे बिना बच्चे भी नहीं संभाल पा रही हो तुम? संभाल तो मैं बहुत कुछ रही, जॉब भी करने लगी हूँ अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए। अरे तो छोड़ दो ना जॉब, खर्चे के लिए पैसे भेजता तो हूँ हर मंथ। पैसे ही सब कुछ होते हैं क्या रोहित? अगर ऐसे ही करना था तो मेरे साथ साथ बच्चों की जिंदगी क्यों? अरे यार वो वापस से शुरू मत करो, ये बताओ फोन क्यों किया था? मम्मी, आगे नहीं आना। विशु तू क्या कर रहा है? दीदी उसको साइड में रख। नहीं दीदी, आगे नहीं आना। क्या होता जा रहा है तुझे विशु? क्या हुआ? मुझे मर जाना है माँ, मुझे मार दो माँ। विशु बस ऐसा नहीं बोलते। मैं जानती हूँ तू किस तकलीफ में है, तेरी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन तूने मुझसे प्रॉमिस किया था ना कि तू हार नहीं मानेगा, अपने आप से लड़ेगा। तू प्रॉमिस किया था ना, तू कभी वैसा नहीं करेगा वापस। प्रॉमिस कर। मालिक की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोयल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। ना इंसाफी मालिक हाय हाय। हाय हाय हाय। कोयल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मालिक की मनमानी नहीं चलेगी। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कोयल को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। मालिक की मनमानी नहीं चलेगी। हाय 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 हाय। बहुत हो चुका सत्याग्रह, सब अपने अपने काम पर जाओ, वरना कोई भी काम पर नहीं आएगा जब तक आप कोयल को वापस काम पर नहीं रखते। हमें से कोई काम नहीं करेगा। आपने इसे काम पर से सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि प्रेग्नेंट है। एक होने वाली माँ को काम करने का हक नहीं होता क्या? ओके, मैं समझौता करने के लिए तैयार हूं। अपनी लीडर को अंदर भेज दो। मैं देखती हूँ क्या कहता है। कोयल तू डरना मत, हम तेरे साथ नाइंसाफी नहीं होने देंगे। मैं आती हूँ। काफी टाइम हो गया यार, शीतल दीदी अभी तक नहीं आई। पता नहीं क्या चल रहा है अंदर। अंदर चलते हैं। क्या है ये? शीतल दीदी कहाँ है? शीतल दीदी। अरे क्यों शीतल और कोयल के चक्कर में अपने पेट पर लात मारते हो? जाओ अपना काम करो। हमने पूछा शीतल दीदी कहाँ है। नमस्कार, मैं रेणुका शाहने क्राइम पेट्रोल सतर्क की इस नई श्रृंखला गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। हमारे समाज में कामकाजी महिलाओं की चुनौतियाँ हर स्तर पे बड़ी होती है, चाहे वो माहवारी के 4 दिन हो या गर्भावस्था के 9 महीनों की शारीरिक पीड़ा। लेकिन इससे कई ज्यादा चुनौतीपूर्ण तो परिवार और बच्चों की परवरिश का जिम्मा होता है, जो पुरुषों के मुकाबले महिलाओं पे ज्यादा होता है, और इसमें हमेशा बैलेंस बनाए रखना आसान नहीं होता। संघर्ष की कहानी हम सब की एक जैसी होती है, लेकिन ये तो इंसान पे निर्भर करता है कि उसकी जीवन शैली कैसी है। इंसान की एक कमी अक्सर दूसरी कमी को जन्म देती है, और इन कमियों का बढ़ता सिलसिला कभी कभी उस अनचाहे अपराध की ओर ले जाता है जिसे हम कभी अपने जीवन में स्थान नहीं देना चाहते। लेकिन इस केस की व्यथा एक डरा देने वाला अनुभव है, जो सिर्फ एक इंसान और एक परिवार तक सीमित नहीं है। ये केस आज परिवारों और समाज पे हो रहे उस बुरे असर के प्रति हमें आगाह करता है, जो कहीं न कहीं हमारी लापरवाही और गलती से ही पैदा हो रहे हैं। ये एक ऐसी चेतावनी है जिसे अनसुना करना हमारे परिवार और समाज के लिए बहुत घातक सिद्ध हो सकता है। मामला बहुत ही सेंसिटिव है। इंटेलिजेंस का कहना है कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में स्लीपर सेल्स बना पड़ा है जो किसी भी टेररिस्ट एक्टिविटी को अंजाम दे सकते हैं। हम इसको बिल्कुल भी लाइटली नहीं ले सकते। हमें करंट केसेस पे काम करने के साथ साथ हमारे एरिया में जितने भी होटल्स हैं, गेस्ट हाउस हैं,
उनमें रुकने वालों की डिटेल्स डेली बेसिस पे वेरीफाई करनी होगी, और साथ ही पिछले 6 महीने में हमारे एरिया में जितने भी नए किराएदार आए हैं, शॉपकीपर्स आए हैं, या जो कोई भी संदिग्ध है, उनकी लिस्टिंग करनी होगी। ओके सर, हम ये सारी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। और याद रहे, ये बात लीक नहीं होनी चाहिए कि इस दौरान हम इतनी एहतियात क्यों बरत रहे हैं। क्लियर सर। मूव। नमस्ते अंकल, मैं नितेश की फ्रेंड रिम्मी। बोलो। वो अंकल, नितेश कई दिनों से कॉलेज नहीं आ रहा है, वो यहाँ नहीं रहता, वो दुबई चला गया। क्या? दुबई? लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है? उसने तो इस बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। तो अब मैं बता रहा हूँ ना, चलो जाओ जाओ यहाँ से। लेकिन नितेश, तुम आजकल इतने चुप चुप क्यों रहते हो? कुछ प्रॉब्लम है क्या? रिमी, जब मैं 7 साल का था मेरे पेरेंट्स चल बसे, और मेरे चाचा, मैं उन्हें अब खलने लगा हूं। मेरे साथ ऐसे बात करते हैं जैसे मुझे पढ़ाकर मुझ पर एहसान कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि मेरे पेरेंट्स की प्रॉपर्टी के लिए कहीं वो मुझे रास्ते से न हटा दें। सर, ये वो वही घर है जहाँ पे वो लड़के 3 महीने से रह रहे हैं। उनकी गतिविधि काफी सस्पिशियस है। और सर, अभी 3 दिन पहले इस एरिया में एक कंसाइनमेंट आया हथियारों का। मुझे शक है कि वो हथियार यही लाए गए। सर अंदर कोई नहीं है। पूरे घर की तलाश लो, देखो कुछ और मिलता है। ओके सर। वर्मा सर, ये देखो पीछे का रास्ता खुला हुआ है, हो सकता है यहाँ पर और भी लोग हो जो इस रास्ते से भाग गए हो। एक टीम लेकर इस डायरेक्शन में जाओ, क्विक फास्ट। सर। सर, इतने हथियार, ये यहाँ कोई टेरर अटैक तो प्लान नहीं कर रहे थे। अच्छे से तलाश लो, देखो कुछ और मिलता है क्या। क्विक। सर, विशु, विशु, विशु उठ, विशु, विशु तो ठीक है ना? विशु, विशु, पापा, विशु, पापा, मम्मी ने कहा था ना पापा जल्दी आ जाएंगे पापा। मम्मी, मम्मी, मम्मी भी आ जाएंगी। रुक रुक, मैं कॉल करता हूँ। मम्मी, हेलो। ये सारे के सारे हथियार बहुत ही एडवांस्ड हैं। लगता है बॉर्डर पार से आए होंगे। सर, वो मरने वाले क्रिमिनल्स की पहचान नहीं हो पाई, और वो पीछे के दरवाजे से कौन भागा था ये भी पता नहीं चला। वो घर किसका था पता क्या? सर, वो एक NRI का घर है जो सालों से बंद पड़ा था। शायद इसीलिए उन क्रिमिनल्स ने उसे अपना अड्डा बना लिया। वो क्रिमिनल्स कौन थे, उनका मकसद क्या था?
और उस घर में इतने सारे लड़कों के फोटोग्राफ मिला, इन फोटो पर कोड लिखे होना। हमें मारे गए क्रिमिनल्स के साथ साथ इन सबकी भी पहचान पता करनी है, हर शख्स को आइडेंटिफाई करना है, और उस एनआरआई की बैकग्राउंड भी खंगालो जिसके घर में अड्डा बनाकर बैठे थे। ओके सर। सर एक लड़की आई है, इसकी माँ मिसिंग है। सर हमने उसकी कंप्लेंट भी लिखी है, लेकिन वो आपसे मिलने की जिद कर रही है। सर प्लीज़ मेरी मम्मी को जल्दी से ढूंढ दीजिए। मेरे पापा भी यहाँ नहीं रहते, और तो और मेरे छोटे भाई की तबीयत भी खराब है। आप दोनों अकेले सर। अरे बेटा नहीं, प्लीज नहीं, सर। बेटा बेटा बिल्कुल भी आप घबराओ मत, बिल्कुल मत घबराओ बेटा। हम आपकी मम्मी को ढूंढ लेंगे। बेटा आपने अभी कहा कि आपके पापा यहाँ नहीं रहते, तो फिर कहाँ रहते हैं आपके पापा? वो मुंबई में जॉब करते, तो उन्हें आने में टाइम लगेगा। अच्छा बेटा, आपकी मम्मी कहाँ गई थी जहाँ से वो वापस नहीं आई? मम्मी हरिनगर में एक फैक्ट्री में जॉब करती है। कल फैक्ट्री से वापस ही नहीं आई, और फिर कौन सी फैक्ट्री में जॉब करती है आपकी मम्मी? सर शीतल दीदी को लेके हम लोग बहुत परेशान हैं। कल दोपहर में वो हमारे साथ यहीं धरना कर रही थी मालिक के खिलाफ। धरना? जी सर, वो हमारा मालिक बहुत खराब इंसान है। उसने कल दीदी को समझौते के लिए कैबिन में भी बुलाया था। हमारे सामने ही दीदी अंदर गई थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। वापस नहीं लौटी मतलब? सर मालिक ने बोला कि वो चली गई, लेकिन हम मान ही नहीं सकते, दीदी हमसे बिना मिले चली गई। सर मैंने उन औरतों की शर्तें नहीं मानी तो कुछ भी मेरे लिए अनाप शनाप बोल रही है, बदनाम कर रही है मुझे। पहले शीतल की बात, जैसा क्या हुआ था यहाँ पर जो गायब हो गई वो? सर उस दिन मैं यहाँ पे मुफ्त की सैलरी बांटने के लिए नहीं बैठा हूँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो तुम्हारा फायदा करवा सकता हूँ। मैं समझौते की बात करने आई हूँ सर, मेरे फायदे की नहीं। नुकसान तो मैं अपना भी नहीं होने दूंगा, लेकिन तुम्हारा फायदा करवा सकता हूँ। देखिए सर, तेरा फोन ले लो। मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। क्या? एक मिनट। सर वो जैसे ही केबिन में आई उसका फोन बजा सर, ऐसे लगा जैसे कोई इमरजेंसी कॉल हो। वो फोन पे बात करते हुए केबिन से बाहर चली गई और लौट के आई नहीं सर। हमसे बिना पूछे शहर से बाहर मत जाना। ये आदमी मुझे शक्ल से ही कभी ना लग रहा है। इसके कारनामे पता करो और शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स निकालो। चेक करो जैसे कि ये बोल रहा है, शीतल को कोई कॉल आया था क्या जिस दरमियान वो यहाँ पर थी? और अब शीतल के घर पे एक लेडी कांस्टेबल तैनात है। उसकी बेटी रिमी बोल रही थी कि वो और उसका भाई घर पे आ गए। ओके सर। विशु प्लीज खा ले, मम्मी आ जाएंगी। नहीं दीदी मुझे नहीं खाना। विशु प्लीज कुछ खा ले। मैं नहीं खाना, मुझे नहीं खाना। विशु रुक प्लीज। विशु पापा बेटा सर वो सलीम भाई और जावेद को तो पुलिस ने, लेकिन मैं ये C4 बचा लाया वहां से किसी तरह। शाबाश जुबैद, तुमसे यही उम्मीद थी। सर उस घर से मिली फोटोज में से ये लड़का आइडेंटिफाई हो चुका है। गोंडा थाने में इसकी मिसिंग कंप्लेंट भी है, लेकिन सर इसके दो नाम हैं, जीवन और जुबैद। दो नाम? सर वैसे तो इसका नाम जीवन ही था, लेकिन अपनी फैमिली के अगेंस्ट दूसरी कम्युनिटी से इन्फ्लुएंस होकर ये कन्वर्ट हो गया और अपना नाम जुबैद रख लिया। जब ये गायब हुआ था तो उसकी फैमिली ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई थी, और सर उनका कहना है कि कोई इसे बरगला रहा था। कौन बरगला रहा था? कहाँ है इसकी फैमिली? सर इसकी फैमिली तो उसी दिन गायब हो गई थी जिस दिन वो दो क्रिमिनल्स क्रॉस फायरिंग में मारे गए थे। हो सकता है इस लड़के जुबैद की फैमिली को ये बात पता हो कि उनका बेटा देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, इसलिए इंट्रोगेशन के डर की वजह से कहीं गायब हो गए। पॉसिबल है सर। पॉसिबल है ये जितने भी लड़के हैं इन सबको जुबैद की तरह गुमराह किया गया हो। हमें इन सब की पहचान पता करनी होगी ताकि हम इस टेरर ग्रुप के सरगना तक पहुंच सकें और उसका मकसद पता कर सकें। ओके सर, मैं कोशिश करता हूँ। सर शीतल का फोन फैक्ट्री से 2 किलोमीटर दूर चांदपुर के एरिया में बंद हुआ था। उसी दिन जिस दोपहर को वो फैक्ट्री में देखी गई थी, सर मैंने उसके फ़ोन का IMEI नंबर ट्रेस करने के लिए भेज दिया। कपिल का कहना है कि उस दरमियान उस शीतल को किसी का कॉल आया था। पता क्या किसका कॉल था वो? जी सर, वो कॉल उसके पति के नंबर से आया था। हाँ सर, मैंने उस दिन शीतल को कॉल किया था। पहले तो उसने फ़ोन कट कर दिया। जब मैंने उसे कॉल बैक किया तो उसने कहा मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। लेकिन सर शीतल ने कॉल बैक ही नहीं किया। बाद में रिमी ने मुझे फ़ोन करके बताया कि उस दिन शीतल फैक्ट्री से घर ही नहीं आई थी। शीतल की फैक्ट्री के मालिक ने मुझे बताया कि तुम्हारे फ़ोन के बाद शीतल पैनिक हो गई थी
जैसे उसे कोई बुरी खबर मिली हो। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं था। तुम्हें किसी पे शक है जो शीतल के साथ ऐसा कर सकता है? एक्चुअली सर, मैं तो यहाँ रहता ही नहीं हूँ, लेकिन हाँ, पिछले कुछ टाइम से शीतल विशु को लेके काफ़ी परेशान थी। दरअसल कुछ ड्रग एडिक्ट लड़के हैं जो काफ़ी टाइम से विशु को बुली कर रहे थे। कपड़े उतार यार, कपड़े उतार यार फाड़ू। मुझे लगता है उन लड़कों ने ही शीतल के साथ कुछ। विशु बेटा, कौन लड़के थे वो जो परेशान कर रहे थे आपको? अमन और उसका दोस्त मुन्ना पहले मेरे ही स्कूल में पढ़ते थे। स्कूल में ड्रग्स लेते हुए भी पकड़े गए थे। कहाँ रहते हो? उनका एड्रेस नहीं मालूम। आप हमें ये बता दो कि वो दोनों कहाँ पढ़ते थे, वहाँ से हम पता कर लेंगे एड्रेस। हाँ सर, रेनबो हाई स्कूल। एक्सक्यूज मी सर। सर, चांदपुर इलाके के तालाब में एक औरत की लाश मिली। सर, लाश को पानी में तैरते देखकर गांव के लोगों ने फोन किया था। आइए सर, लाश पर ठीक वैसे ही कपड़े हैं जैसे शीतल की बेटी ने मिसिंग रिपोर्ट में लिखवाए थे। शीतल जिस फैक्ट्री में काम करती थी वो फैक्ट्री यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। फैक्ट्री के वर्कर्स ने फैक्ट्री के मालिक पे शक जताया। हो सकता है शीतल का मर्डर फैक्ट्री में किया गया और उसकी बॉडी को यहाँ तालाब में लाकर डंप कर दिया। सर, आप बेकार में अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं सर। यहाँ कोई मर्डर नहीं हुआ सर। तो फिर शीतल को यहाँ नहीं, यहाँ से चांदपुर ले जाके मारा? मैं क्यों मारूंगा सर? मैं कह रहा हूँ ना सर, उस दिन वो बात करते हुए यहाँ से चली गई थी। सर, इस जगह को देखकर ऐसा नहीं लगता कि यहाँ कोई मर्डर हुआ हो। अशफाक सुन यार, मैं तुझसे कब से बात कर रही हूँ और तू ये गेम खेल रहा है। अरे तेरे गेम के लिए तुझसे दोस्ती की है। अच्छा, तो अभी गेम ही तुझे नहीं मिलेगा। अरे सुन तो सुन, मैं तेरे गेम को ही नहीं तुझे भी लाइक करता हूँ। आई लव यू। क्या? ना चौक क्या रही है? आई हेट यू थोड़ी ना बोला तुझे। तेरी औकात नहीं है मुझे लव करने की, समझा? अपने अब्बू से जाके मांग ये गेम। चल आजा मेरे साथ, गेम भी मिलेगा और लड़की भी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक शीतल के सर पर पत्थर के टुकड़ों के ट्रेसेस मिले हैं। मतलब पहले शीतल के सर पर पत्थर से वार किया गया। सर, रिपोर्ट के मुताबिक तो शीतल मौत के पहले सेक्सुअली एक्टिव थी। सर, हो सकता है कि उसका किसी ने रेप किया हो और लाश को तालाब में फेंकने की वजह से रेपिस्ट का डीएनए वाइप आउट हो गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट रेप कंफर्म नहीं करती है। अगर शीतल सेक्सुअली एक्टिव थी तो डेफिनेटली अफेयर चल रहा था उसका किसी के साथ, क्योंकि पिछले 1 साल से उसका पति रोहित मुंबई में था। सर, शीतल के कॉल रिकॉर्ड्स में इस भगत बिष्ट नाम के आदमी का नंबर मिला है। और सर, जिस तरह से शीतल इसे फ्रीक्वेंटली कॉल किया करती थी, सर हो सकता है कि वो अफेयर इन दोनों के बीच में। भगत बिष्ट। अब्बू, वीडियो गेम कब दिला रहे हो? पहले परीक्षा में 75% देकर के पास हो जाओ, फिर उसके बाद में जो मांगोगे वो दिलवा देंगे। 75%? इतने तो मेरे बाप के भी नहीं आएंगे कभी। गलती की मैंने, उसकी बात सुन लेनी चाहिए थी। वो मुझे गेम भी दे रहा था और लड़की भी। लड़की? कौन से गुल खिला रहा है तू? कौन भर रहा है तुझे? ये क्या बोल रहे हैं सर? शीतल का मर्डर हो गया? क्या रिश्ता था तुम्हारा शीतल के साथ? सर, वो मेरी कंपनी में सेल्स ट्रेडर थी और कुछ नहीं। पर शीतल तो हरिनगर के ग्राम सेवा गृह उद्योग में काम करती थी। हाँ सर, वो मेरी कंपनी के लिए पार्ट टाइम और जिस कंपनी की आप बात कर रहे हैं उसके लिए फुल टाइम काम करती थी। कैसा पार्ट टाइम जॉब? सर, मेरी कंपनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स बनाती है, तो वो ऑर्डर्स लेके आती थी और बदले में उसे कमीशन दे देता था। हाँ सर, मम्मी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स भी सेल करती थी। कुछ सैंपल्स भी रखे हैं यहाँ, मैं लेकर आती हूँ। ये देखिए सर। बेटा, अभी आप अंदर जाओ, हमें आपके पापा से कुछ बात करनी है। रोहित, हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला है कि शीतल सेक्सुअली एक्टिव थी। तुम तो यहाँ रह नहीं रहे थे पिछले 1 साल से, तो क्या शीतल का अफेयर चल रहा था किसी के साथ? ये कैसी बात कर रहे हैं आप सर? शीतल का अफेयर? सर, ये हो ही नहीं सकता।
किसी ने उसके साथ जबरदस्ती की होगी सर। सर वो मुन्ना और अमन, उन्होंने मेरे विशु को भी मोलेस्ट किया था सर। मैं आपसे कह रहा हूं आप उन दोनों को पकड़ के अंदर कीजिए सर। सर हम शीतल के अफेयर की थ्योरी बना रहे थे, लेकिन मुझे लग रहा है उसके पति का मुंबई में अफेयर होगा। सर ये सरिता है, इसका नंबर हमें रोहित की सीडीआर में मिला। दोनों काफी टच में थे और शीतल की हत्या के 15 दिन पहले से सरिता का नंबर कनाडा में एक्टिव है। सरिता और शीतल के पति रोहित के बीच क्या चल रहा था, ये सब कुछ अच्छे से पता करो। और एक्सक्यूज मी। सर रागी ने इस लाश को यहाँ पे देखा था। सर ये उसी लड़के जुनैद की लाश है जिसकी फोटो हमें उन लड़कों की फोटोज में मिली थी। हाँ शायद ये लड़का हमारे रडार में आ चुका था, इसी वजह से टेरर ग्रुप ने इसको मार दिया। इस टेरर ग्रुप को कौन रन कर रहा है, मकसद क्या है उनका, अभी तक हम ये भी पता नहीं लगा पाए। अच्छा, इस लड़के के अलावा जो बाकी लड़के थे जिनके फोटोग्राफ लेते हैं, उनकी पहचान पता करने के लिए क्या कर रहे हैं हम लोग? सर कोशिश तो जारी है। मुझे इस केस की कड़ी जल्द से जल्द जोड़नी है। ओके सर। मेरी फर्स्ट सैलरी से खरीदा मैंने तुम्हारे लिए। लेकिन नितेश, तुमने कहा था कि जॉब के साथ साथ तुम कॉलेज नहीं छोड़ोगे। रिमी वो तब होता अगर मुझे पार्ट टाइम जॉब मिलती, लेकिन इस जॉब में मुझे फुल टाइम देना पड़ा। फुल टाइम जॉब? वैसे तुम क्या जॉब कर रहे हो? सर मैंने रोहित और सरिता के बारे में मुंबई से पता लगवाया है। सर वहाँ वो दोनों एक ही फ्लैट में रहते थे और वो भी लिव इन में। मैं शीतल को कोई धोखा नहीं दे रहा था सर, बल्कि शीतल और मैं तो एक दूसरे को डाइवोर्स नहीं, तूने सरिता के लिए शीतल को रास्ते से हटा दिया और फिर सरिता को भेज दिया कनाडा। वो भी इन्वॉल्व थी ना शीतल के मर्डर में? जी नहीं सर, सरिता को कनाडा में जॉब मिल गई थी इसलिए वो वहां चली गई। शीतल के मर्डर के वक्त तू भी मुंबई में नहीं था। सर मैं किसी जरूरी काम से दिल्ली गया हुआ था और मेरा यकीन कीजिए सर, शीतल और मैं सच में एक दूसरे से डाइवोर्स लेना चाहते थे। मैं जानती हूँ हमारे बीच झगड़े होते हैं, लेकिन मैंने आज तक आपके साथ कभी बेवफाई नहीं की। हमेशा अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश की है, लेकिन आप है कि कभी... अब मैं तुम्हें इस रिश्ते से आजाद कर रहा हूं, डाइवोर्स दे दो मुझे। शीतल नहीं चाहती थी कि इसका असर हमारे बच्चों पे पड़े, इसलिए बिना डाइवोर्स के ही हम दोनों अलग हो गए। यही सच है सर। शीतल का सच तो उसी के साथ मर गया, लेकिन अब तू सच बोलेगा। एक सच बता, शीतल के साथ फोन पर क्या बात हुई थी तेरी? तूने जानबूझकर शीतल को बाहर बुलाया और मरवा दिया उसको। ये सच नहीं है सर, बल्कि सच तो यह है कि सरिता मुझे छोड़ के कनाडा चली गई और अब मैं शीतल की जिंदगी में वापस आना चाहता था सर। ये दुख की बात है कि मैं शीतल को ये कह ही नहीं पाया। शीतल लंबे समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को सफल बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन दो लोगों का रिश्ता कभी एक की कोशिश से नहीं सुधर सकता। क्या शीतल का गुनहगार उसका पति था, या शीतल के उस साहस को आघात पहुंचाया गया था जहां वो अपने बॉस कपिल के अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रही थी, या ये उस कोशिश का दुखद परिणाम था जहां शीतल मुन्ना जैसे ड्रग पेडलर के खिलाफ खड़े होकर युवा पीढ़ी को ड्रग्स के अंधकार से दूर रखना चाहती थी। लेकिन इन एंगल्स के अलावा नितेश के गायब होने का रहस्य भी अभी तक अनसुलझा था। वहीं पुलिस ने एक टेरर ग्रुप के खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी हुई थी और इसमें ऐसे कई खुलासे होने वाले थे जो चौंकाने वाले थे। सर जिन लड़कों की फोटोज हमें मिली है उनमें से ये एक लड़का नितेश इसी इलाके में रहता है। शीतल की बेटी रिमी के साथ पढ़ता है और शीतल के घर इसका काफी आना जाना भी था। हाँ सर, नितेश मेरा अच्छा दोस्त था। मैं काफ़ी दिनों से उसके बारे में पता करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं चला। हमें शक है कि नितेश एक टेरर ग्रुप से जुड़ा था। नहीं सर, वो तो बोलता था कि उसे अपने चाचा से खतरा है। उसके चाचा ने उसके पेरेंट्स की सारी प्रॉपर्टी हथिया ली थी।
सर पूरा घर चेक करो, देखो क्या मिलता है। क्या हुआ सर? क्या हुआ? टेरर ग्रुप के लिए काम करता है नितेश। कहाँ है वो? वो तो दुबई में है सर। क्या ढूंढ रहे हैं आप? वो चाचा मेरा पासपोर्ट रखा था यहाँ पर। पासपोर्ट? लेकिन क्या करेगा पासपोर्ट का? चाचा वो मेरी दुबई में जॉब लगी है इसलिए। सीधे सीधे बोल, तू और नितेश किसके लिए काम करते हो? किसी के लिए काम नहीं करता सर। अगर घर में कुछ नहीं मिला। तुझे याद दिलवाते हैं हम सब कुछ। मनीष लेके चलो इसको। चलिए। क्या हुआ बे, खाना क्यों नहीं खा रहा है? आपके मार से पेट भर गया। तो क्या हुआ, अब्बू है तुम्हारे? हाँ तो फिर भी गेम नहीं दिला रहे ना। कोई नहीं, ये जमीन जायदाद तो दादू की है ना, मुझे मेरा हिस्सा चाहिए इसमें से। हिस्सा? ये कौन सा बढ़ रहा है तेरे दिमाग में? पानी पीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? बता दो सर। मानता हूँ विशु की मम्मी ने हम दोनों को अंदर करवाने की कोशिश की थी, पर हमने नहीं मारा उन्हें। तू और तेरे दोस्त अमन मॉलेस्ट करते थे ना विशु को? नहीं सर, वो तो हमारे पैसे नहीं दे रहा था, तो हम बस डरा रहे थे उसे सर। किस बात के पैसे? हमने सर उसे माल बेचा था, तो उसकी मम्मी के साथ सर हमने कुछ नहीं किया सर। ये जब तक सच नहीं खुले ना कटास सारे। नहीं सर। विशु बेटा आप ड्रग लेते थे? बोलो बेटा। सर विशु ने उस दिन के बाद से कभी ड्रग्स नहीं ली। विशु बेटा ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन बेटा अमन का पता नहीं चला है हमें अभी तक। आपको पता है कहाँ है अमन? हाँ मनीष। सर नितेश का मर्डर हुआ था। नितेश का मर्डर हुआ है? जी सर, करीब 1.5 महीने पहले मुजफ्फरनगर पुलिस को एक अनआइडेंटिफाइड लाश मिली थी। सर उस वक्त उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई थी, तो उनको उसका अंतिम संस्कार करना पड़ा। लेकिन जब हमने नितेश का फोटो सर्कुलेट किया तो मुजफ्फरनगर पुलिस ने हमको ये अपडेट दी। हम नितेश को टेरर ग्रुप से जुड़ा हुआ मानकर चल रहे थे। पॉसिबल है जिस वजह से जुबैद का मर्डर हुआ उसी वजह से नितेश का भी मर्डर हुआ। लेकिन अब कई नए सवाल उठे थे। नितेश की हत्या किसने की? क्या नितेश का हत्यारा ही शीतल का हत्यारा हो सकता है? क्या ये दोनों अलग अलग मर्डर केस हैं और पुलिस इन दोनों केसेस को जोड़ के कोई गलती तो नहीं कर रही थी? सर साइबर सेल से एक इन्फॉर्मेशन आई है। हमने शीतल के मोबाइल के IMEI नंबर को ट्रेस पे डाला था सर। उसके उस फ़ोन में किसी दूसरे नंबर की सिम एक्टिव हुई है। किसके नाम पे रजिस्टर्ड है वो सिम? सर एक मोबाइल शॉप के ऑनर के नाम। सर मैंने तो ये फ़ोन बेचने के लिए ख़रीदा था, ये टूटा हुआ था। मैंने इसे रिपेयर किया और सिर्फ चेक करने के लिए अपनी सिम डाली थी, बस सर। किससे खरीदा था? एक कचरा बीनने वाला था, उसने कहा कि उसे ये फ़ोन कहीं पड़ा हुआ मिला था, मैंने सस्ते में खरीद लिया सर। कहाँ है वो? मुझे नहीं मालूम सर। सर मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा। चल थाने चल, सब पता चल जाएगा। नहीं सर। अभिषेक चल सर। लेकिन मैंने क्या किया? सर मोबाइल शॉप ऑनर ने रैक पिकर का ये स्केच बनवाया है। कहना मुश्किल है कि ये आदमी एग्जिस्ट भी करता है। वो शायद हमें घुमा रहा है। नितेश के चाचा के खिलाफ भी कुछ नहीं मिल रहा है। क्या शीतल का मर्डर केस वाकई में टेरर ग्रुप से कनेक्टेड हो सकता है? सर नितेश के केस में एक और बात बड़ी अटपटी है। नितेश का फोन ऑफ हुआ था सहारनपुर के जमुना मार्केट के आसपास और उसकी लाश मिली मुजफ्फरनगर में, जो यहाँ से काफी दूर है। अगर हम ये मान लें कि नितेश को मारने के बाद उसकी लाश को मुजफ्फरनगर में डंप किया गया और फोन बंद हुआ था उसका जमुना मार्केट में, मतलब हो सकता है नितेश का मर्डर जमुना मार्केट के आसपास ही हुआ हो। वर्मा जमुना मार्केट के आसपास जितने भी CCTV है सब खंगालो, लीड वहीं से मिलेगी। ओके सर। सर ये कॉस्मेटिक बिजनेस वाला भगत बिष्ट सर, ये अपना ऑफिस बंद करके पता नहीं कहाँ भाग गया। व्हाट? ज्योति नगर में अकेला रहता था और अब इसके घर पे भी ताला लगा हुआ। मान कर चले थे कि शीतल के साथ उसका अफेयर और वो बैकग्राउंड खंगालो इसके। सर बेटा तुम लोग सोच रहे थे कि
तुम्हारे पापा मुंबई जॉब के लिए गए हैं, लेकिन मैं तुम लोगों से बहुत दूर चला गया था बेटा, अलग हो गया था। मैं मानता हूं मैं भटक गया था, लेकिन ये सच है कि बेटा मैं तुम लोगों के पास वापस आना चाहता था। काश कि मैं पहले वापस आ जाता तो ये सब कुछ होता ही नहीं। अपने पापा को माफ कर दो। सर, हमने शीतल की मोबाइल का डेटा रिट्रीव करवाया है, उसमें एक एमएमएस मिला है। ले करो। श्योर। सर ये एमएमएस करीब 2 महीने पहले शीतल के नंबर पर एक फेक आईडी के नंबर से भेजा गया था। इसमें लड़के और लड़की दोनों का फेस मिला। अगर ये एमएमएस फेक आईडी के नंबर से भेजा गया है तो क्या शीतल को कोई ब्लैकमेल कर रहा था? लेकिन सर इस वीडियो को देखकर ये क्लियर नहीं है कि ये शीतल ही होगी। अगर ये शीतल नहीं है तो फिर ये दोनों हैं कौन? सर भगत का फोटो हमने हर जगह सर्कुलेट किया था। भोपाल से इसकी एक हिस्ट्री मिली। सर इसका असली नाम भगत नहीं अशफाक है। सर 2 महीने बाद जब इस क्राइम का खुलासा हुआ तो भोपाल पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया था, लेकिन सर उम्र कम होने के कारण इसे जुवेनाइल होम भेजा गया। लेकिन सर ये वहाँ से भी भाग गया था। उसके बाद से ये अंडरग्राउंड था। इसका लेटेस्ट फोटो भोपाल पुलिस के हाथ तब लगा जब ये नाम बदलकर भोपाल में अपने एक दोस्त से मिलने गया था, लेकिन सर ये तब भी पकड़ा नहीं गया था। ये नाम बदलकर कॉस्मेटिक का धंधा कर रहा था। एक हिस्ट्री शीटर के पास इतना सारा पैसा, जाहिर सी बात है इसने इससे पहले भी बड़े बड़े कांड किए होंगे। इसका जो भोपाल का दोस्त है उसका पता करो, हो सकता है अभी भी उसके टच में हो। साहब सर जमुना मार्केट की वाइन शॉप की फुटेज में नितेश शीतल के बेटे के साथ कैप्चर हुआ था और उसकी फोन की लास्ट लोकेशन भी यहीं की थी। विशु बेटा, जिस दिन तुम जमुना मार्केट में नितेश के साथ थे उसी दिन मर्डर हुआ उसका। किसने मारा उसको? मैंने कुछ नहीं किया सर। हाँ, लेकिन उसको मारा किसने? अच्छा ये बताओ कि तुम जमुना मार्केट से नितेश के साथ कहाँ गए थे? देखो तुम। सर मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया है। लेकिन वो जानता है, बस बता नहीं रहा है। और हमें शक है कि वो नितेश के मर्डर में भी इन्वॉल्व है। सर मैं सच कह रहा हूँ, मेरे बेटे विशु ने किसी को नहीं मारा है। लेकिन हाँ, मैंने आपसे एक झूठ जरूर बोला था। सर उस दिन मेरी शीतल से बात हुई थी। क्या बात हुई थी? मैं अभी बिजी हूँ, बाद में बात करती हूँ। 1 मिनट शीतल, रिमी ने मुझे कॉल किया था। रो रो के बोल रही थी कि पापा आप वापस आ जाओ, मम्मी बहुत गंदी है। बात क्या है? क्या? 1 मिनट। सर शीतल ने मुझे कुछ भी नहीं बताया, बोली खुद रिमी से बात करके बताएगी। बात क्या थी? लेकिन रिमी ने तो बताया होगा ना तुम्हें। सर मैंने रिमी से भी बहुत पूछा लेकिन उसने भी कुछ नहीं बताया। एक्चुअली यही कारण था कि मुझे आपसे झूठ बोलना पड़ा। सर मैं नहीं चाहता था कि आप लोग मेरी बेटी रिमी को परेशान करें। सर अशफाक और भगत के भोपाल वाले दोस्त का एक घर वहां भी है। इस एरिया में एनआरआई का घर है। तोड़ो। मैंने अपने माँ बाप को नहीं निकला, मेरे बाप ने मुझे निकला है। ऊंट, गधा, बैल बुद्धि। अरे बच्चे के पढ़ाई में नंबर कम आते थे तो क्या एक वीडियो गेम नहीं दिला सकता था? तूने सिर्फ एक खिलौने के लिए अपने माँ बाप को मार डाला? नहीं, कहानी इतनी छोटी भी नहीं थी। देखा, अपने पापा से गेम मांग के तुझे क्या मिला? बोल रहा हूँ ना मैं, चल मेरे साथ। गेम लड़की क्या है, तू जो मांगेगा सब कुछ मिलेगा। वो बागी मुझे अपनी गैंग में शामिल करना चाहता था। वो बोला कि कौन से माँ बाप अपने बच्चे को इस तरह से पीटते हैं। बाल सुधार गृह से भी वो बागी मुझे भगा कर ले गया। 18 साल की उम्र में मुझे तमंचा थमा दिया। उसी तमंचे से मैंने एक सुनार का सर खोला और अपनी गैंग के साथ मिलकर सारा सोना लूट लिया था। बड़ा हुआ तो सरगना बन गया उनका। जिस तरह उस बागी ने तुझे गुमराह किया था, तू भी बच्चों को गुमराह करने लगा। और वो एनआरआई का खाली घर देख के अड्डा बना लिया वहाँ पे अपना। हाँ, और जब आप लोगों ने वहाँ रेड मारी तो जुबैद सारा माल बचा करके मेरे पास आ गया। लेकिन मुझे शक था
कि कहीं आप लोगों ने उसे देख लिया होगा, तो बस मैंने उसे भी खत्म कर दिया। हथियार कहाँ से आते थे? किसको सप्लाई होते थे? ये हथियार हिंदुस्तान के बाहर से आते थे और हिंदुस्तान के हर एक कोने में सप्लाई होते थे। सप्लाई में बच्चे सेफ होते हैं क्योंकि उन पे कोई शक नहीं करता है, तो बस मैंने उन्हीं का इस्तेमाल किया। उन्हीं बच्चों से तो उनका नाम छीन लेता, कोड वर्ड देता उनको। शीतल भी इन्वॉल्व थी इसमें? नहीं, मैंने अपने काले धंधे छुपाने के लिए कॉस्मेटिक का धंधा शुरू किया। शीतल तो वहाँ ट्रेडर बनकर आई थी और अपना दिल मुझे गिरवी दे बैठी। बस मैं शीतल में अपने बचपन की गर्लफ्रेंड गुड़िया काक्स ढूंढता रहा। नितेश कैसे आया तेरे ग्रुप में? वो तो ज़रूरत का मारा था बेचारा। जब शीतल ने मुझे उसकी जॉब के लिए कहा तो मैंने उसे दुबई जाने का लालच दिया। बस फिर क्या था, वो मेरे सारे काले धंधे करने लगा और मैं शीतल के साथ मज़े करने लगा। भगत, हम शायद गलत कर रहे हैं। जो चीज़ अच्छी लगे वो कभी गलत नहीं हो सकती है शीतल। और वैसे भी तुम्हारे पति ने तो तुम्हें छोड़ ही दिया है, तो जब वो ये कर सकता है तो तुम क्यों नहीं? वो मुझसे हिचक रही थी, लेकिन अपनी बेटी के बॉयफ्रेंड को अपना सब कुछ दे बैठी। शीतल और नितेश के बीच शारीरिक संबंध थे? अभी तो नितेश की चल गई थी, उसी कमीने ने मेरा और शीतल का वीडियो बना लिया था। देख लिया वीडियो? इस बार तो फेसेस ब्लर किए हैं। अगर तूने भगत को नहीं छोड़ा, अगली बार बिना ब्लर किए तेरी वीडियो वायरल कर दूंगा। शीतल ने मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर वो वीडियो वायरल हो जाता तो मेरे सारे काले धंधे बाहर आ जाते। तभी मैंने उसे खत्म करने की सोची, लेकिन वो मेरी आंखों से ओझल हो गया। फिर मैंने एक ट्रैप रचा। ये नितेश तेरी मम्मी को ब्लैकमेल कर रहा है। मेरी बात जरा ध्यान से सुन। तुझे अपने बेटे होने का फर्ज निभाना है। किसी भी तरह से उस नितेश को अपने साथ ले आ, बाकी सब मैं देख लूंगा। और फिर तो शीतल को भी तूने? नहीं, शीतल को मैंने नहीं मारा। मुझे लगता है कि उसके पति को उसके बारे में सब कुछ पता चल गया था, तो शायद उसी ने उसको। अगर तूने सर, एक मिनट। सर, शीतल की फोन की मैसेज हिस्ट्री मैंने रिट्रीव की। ये देखिए सर, रिमी और शीतल के बीच हत्या वाले दिन ये सारे मैसेजेस पास ऑन हुए थे। तुम अपनी मम्मी को मारने के बाद उन्हीं की मिसिंग कंप्लेंट फाइल करवाने हमारे पास आ गई, क्योंकि उन्होंने मेरे दोस्त नितेश के साथ। मम्मी, मम्मी, मैं नितेश के लिए 1 महीने से परेशान थी और फिर मैंने मम्मी के मैसेज हिस्ट्री और कुछ वीडियोस देखे। मैं समझ गई थी कि उनका मुझे बहुत गुस्सा आया, लेकिन मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। मैंने पापा को फ़ोन कर दिया था। फिर पापा ने मम्मी को कॉल किया और मम्मी मुझे कॉल कर रही थी, पर मैंने उनका फ़ोन नहीं उठाया, तो उन्होंने मुझे मैसेज किया। मैसेज करके फैक्ट्री के पास चांदपुर बुलाया। बोली वही बात करेंगी मुझसे। क्या है बेटा, मैं बहुत बुरी हूँ, खुद की नजरों में गिर चुकी हूँ, मुझे माफ कर दो। नाटक बंद करो आप। मुझे बस इतना बता दो, नितेश कहाँ है? नितेश? मुझे नहीं पता। क्यों? मार दिया ना उसको? रिमी, नहीं बेटा। बच्चों को सही परवरिश देना शायद दुनिया का सबसे कठिन काम है। खुशहाल परिवार की परिभाषा स्वस्थ और सफल बच्चों के बिना कभी पूरी हो ही नहीं सकती, और फैमिली डिस्फंक्शनल हो तो वहां बच्चों के भटकने की संभावना कहीं ज्यादा होती है। शीतल और उसके पति से भी यही चूक हुई। अपनी फिजिकल और इमोशनल नीड्स को पूरा करने की उनकी मृग तृष्णा उन्हें तो ले डूबी ही, पर उनके बच्चे भी अपराध के अंधकूप में खो गए। एक सजग माता पिता को हर पल ये ध्यान रखना पड़ता है उनके बच्चे किसके संग उठते बैठते हैं, वो क्या देखते पढ़ते हैं, सोशल मीडिया पे उनकी गतिविधि, उनके डिजिटल फुटप्रिंट्स क्या हैं। अगर आप माता पिता हैं तो सोचिए, जितना वक्त आप अपने बच्चों को दे रहे हैं
क्या वो पर्याप्त हैं? क्या वो सही राह पे हैं? क्योंकि पेरेंटिंग इज अ 24 आवर जॉब। ये दुनिया का सबसे अहम और जिम्मेदारी भरा काम है। ये पार्ट टाइम जॉब तो हो ही नहीं सकता। तो अब मैं रेणुका शाहणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे ऐसी एक कहानी के साथ जो रखेगी आपको सतर्क और जिंदगी को सुरक्षित। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। नमस्कार, मैं रेणुका शाहणे क्राइम पेट्रोल के इस नए अध्याय गुमराह बचपन में आपका स्वागत करती हूँ। आज दुनिया बहुत तेजी से तरक्की कर रही है। जो तरक्की हमारे पूर्वजों ने सदियों में हासिल की थी, वैसी तरक्की अब कुछ सालों या कुछ महीनों में हो जाती है। एक समय था जब फोन पर बात करने के लिए ट्रंक कॉल बुक किए जाते थे। लोग दिनों सप्ताहों तक इंतजार करते थे उस एक फोन कॉल का। मगर आज एक फोन कॉल पर 7 समंदर पार अपने घरों में बैठे लोग हमारी बात सुन रहे होते हैं, अपने मोबाइल की स्क्रीन पर हमें देख रहे होते हैं। ये सब संभव हुआ है इंटरनेट रेवोल्यूशन की वजह से। इंटरनेट, जिसे हिंदी में अंतर्जाल कहा जाता है, इंटरनेट के फायदों से हटकर अगर देखा जाए तो असल में ये एक माया जाल की तरह है, जिसमें हम जितना उतरते हैं उतना फंसते जाते हैं। और इसके जाल में फंसे लोग किस हद तक खतरे में फंस सकते हैं, हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आखिर कौन थी ये लड़की और क्यों हो रहा था उसके साथ ऐसा? मम्मी, नींद आ रही है। 10 बज गए ना, अब तो नींद आएगी तुझे। आई मम्मी, पढ़ा ना मैंने 10 बजे तक। तू काय अभ्यास करते ना, ते मला सगळं माहिती है। चारू, पढ़ेगी लिखेगी नहीं ना तो कोई शादी नहीं करेगा। और तो इतनी सुंदर भी नहीं है कि लड़के तेरे आगे पीछे घूमे। और हाँ, मोबाइल मत देखती रहना, सो पता। अगर मम्मी रूम में वापस आ गई तो आ जाने दो, पहली बार मिल रहे हैं, थोड़ा एडवेंचर तो होना ही चाहिए ना। अच्छा ये बताओ, मिलोगी तो सबसे पहले क्या करोगी? क्या करूंगी? कुछ भी नहीं करूंगी। पक्का कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा होगा तुम्हारा जो इतने बोरिंग आंसर्स देती हो। बट मैं तो तुम्हें देखते ही किस कर लूंगा। करने दो कि ना किस? बोलो। ठीक है, कर लेना। हेलो हेलो राहुल, हेलो हेलो। निखिल, दिशा, तुम लोग यहाँ? तुम्हारे बॉयफ्रेंड राहुल ने बुलाया है हमें। मिलने आई हो ना तुम उससे? कम ऑन चारू, तुम सबको पता चल गया हमारे अफेयर के बारे में। बता दो कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। कम ऑन चारू। निखिल, तुम ही राहुल हो? माल कल सुबह तक मुंबई पहुंच जाना चाहिए। और बाकी के गार्डन्स कितनी देर में? फटाफट करो। कुछ पैसे रखो, आराम से जाना। हाँ भाऊ। सचिन, तू काय मला कुत्रा समजतोस काय? या तू खुद कुत्ता है? काय झालं भाऊ? अपनी लड़की से पूछ, देख उसका मोबाइल। अब क्या किया चारू ने? स्टेटस क्या रखा है उसने? तुमने कहा था ना अच्छे स्कूल में पढ़ाना ऐसे। पढ़ लिख गई है तुम्हारी बेटी, और इसे लगने लगा है कि सारे के सारे आदमी कुत्ते होते हैं। मम्मी, मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है। मेरा फोन शायद किसी ने हैक कर लिया है।
किस लड़के के लिए लिखा है तूने ये सब? बोल। ये आप क्या कह रहे हैं? सही बोल रहा हूं मैं। आजकल की लड़कियों का फैशन है ये, लड़कों के लिए अजीब अजीब स्टेटस लिखती हैं ये। याद रखना, अगर कोई लड़का मिला ना मुझे, अपने हाथों से गला दबा दूंगा इसका। चारू, चारू खरं खरं सांग, ये तूने किसके लिए लिखा है? मैं क्या बताऊं मम्मी, मैं कह तो रही हूँ कि मेरा फोन शायद किसी ने हैक कर लिया है। और क्या फर्क पड़ता है, सही गलत लिखा है। अगर सारे मर्द पप्पा जैसे ही होते हैं ना, तो कुछ गलत नहीं लिखा है। शी। सचिन, सचिन, अरे भाऊ सुबह सुबह दर्शन दिले, चाय बोलता हूँ। अरे वो छोड़, काय चाललंय तुझ्या घरात? काय झालंय का तुझ्या पोरीला? काय झालं भाऊ? ठीक आहे. चारो, चारो, बाहर आ. क्या हुआ? उसने फिर से कुछ किया क्या? रोज नया तमाशा खड़ा करती है तुम्हारी लड़की. चारू आखिर चाहती क्या तुम हम लोगों से? हाँ, काय है सगळं? रेप, मर्डर? मम्मी, मम्मी मैंने सब कुछ नहीं लिखा है। और अगर मैं लिखती तो मैं अपना ही नाम क्यों लिखती? अरे वो कोणी दिलंय ते? कौन घुस जाता है तुम्हारे मोबाइल में रोज रोज? मम्मी, पापा देखिए, ऐसा ही सेम स्टेटस अभी अभी आप लोगों के फोन से भी अपडेट हुआ है। एक मिनट, मैंने आप लोग को उस दिन भी कहा था, लेकिन आप लोग ने मेरी बात नहीं मानी। और आज भी। तो हफ्ते पहले आपके बेटी के मोबाइल का स्टेटस था ऑल मेन्स आर डॉग, और आज आपके बेटी का स्टेटस है ये 20 लाख की धमकी वाला, और यही स्टेटस आपके मोबाइल पे और आपकी बीवी के मोबाइल पे अपडेट हुआ है। जी सर। आपको किसी पे शक या कोई अब ऐसे आदमी को जानते हो जिसको ये पता है कि आप 20 लाख रुपए उसको तुरंत दे सकते हैं? नहीं सर, अब किसी एक का नाम तो नहीं बता सकता। अब फिशरीज का बिजनेस है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, कई लोगों से पैसों का व्यवहार होता है दिन में, किसी एक का नाम लेना तो ठीक नहीं है। सचिन, क्या है? तेरे मोबाइल से मैसेज आया अभी, मामले से दूर रहो नहीं तो भाई जैसे हालत कर दी। लिखो। शिरके, साइबर टीम को कांटेक्ट करो, आपका फोन हैक हुआ है, शायद आप कर दो। क्या हो गया? तुम लोग यहाँ पर बाहर क्यों खड़े हो? अनिल देखिए ना, सचिन के घर में पुलिस आई है। हाँ तो हमें क्या करना है? ये होगा कोई कांड उसने। चलो तुम लोग अंदर चलो, पार्थ चलो, चलो अंदर। कौन से क्लास में? 12th स्टैंडर्ड सर, साइंस स्ट्रीम में, सिटी जूनियर कॉलेज में। तुम्हारे कॉलेज के किसी फ्रेंड ने तुम्हारा मोबाइल लिया था या तुमने किसी को दिया था? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था सर। तुम्हें कोई सस्पिशियस मेल या मैसेज आया था जिस पर तुमने क्लिक किया हो, या कोई ऑनलाइन मनी ट्रांजैक्शन किया हो, या टिकट बुकिंग, फूड ऑर्डर ऐसा कुछ किया हो? नहीं सर, मैं ऑनलाइन ये सब नहीं करती हूँ। चारू, चारू, टेल मी ऑनेस्टली, क्या तुम अपने फ़ोन में पॉर्न देखती हो? नहीं मैम, मैं ये सब नहीं देखती। आर यू श्योर? क्योंकि ज़्यादातर हैकर्स अपने विक्टिम को पॉर्न साइट के जरिए टारगेट करते हैं। यू श्योर राइट? ठीक है सर। आप लोगों के मोबाइल से अगर आपका बैंक अकाउंट अटैच है तो बैंक में इन्फॉर्म कीजिए, नहीं तो आपके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है। जी, नेशनल बैंक में अकाउंट है मेरा, मैं उन्हें इन्फॉर्म करता हूँ। आप लोगों को मोबाइल दीजिए प्लीज़। आप लोग कोई और डिवाइस यूज़ कर रहे हैं जो इंटरनेट से कनेक्टेड हो? जी, मैं आईपैड यूज़ करता हूँ, और ये लैपटॉप। वो भी दीजिए हमें, उन्हें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। जी सर, बेटा।
साला किसी को कुछ बोल भी नहीं सकते, बोलने लग छोड़ा ही नहीं है उसने। देख, अभी रोने से कोई फायदा नहीं, बात निकल चुकी है ना हाथ से, तो तेरे पास में एक ही रास्ता है, निपटा डाल उसको। अरे पार्थ, क्या हुआ? पार्थ, क्या हुआ? यहाँ क्यों बैठा है? तो चिंता मत कर, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ये ले। थैंक यू दीदी। क्या हो रहा है? अंकल हम तो बस ऐसी बात। देख, अंकल हम ये रख अपनी अंकल चॉकलेट। हम तो बस ऐसी चुप बात कर, कर मुंह बंद कर अपना। चल। अंकल लड़की देख रहे हो जाएगा। चला रे बाजूला सरका। चलो 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 चलो। सर ये देखिए क्या क्या लिखा क्या है, ये देखिए सर। $20 लाख दे दो या मरने के लिए तैयार रहो। सर अभी तक तो फोन पे धमकी मिलती थी, अब ये अंदर घर में घुस के। कितने बजे देखा आपने? सर रात को 11 साढ़े 11 बजे जब मैंने दरवाजा बंद किया था तब यहाँ कुछ नहीं था। सुबह जब मंदिर जाने के लिए दरवाजा खोला तो ये चिपका हुआ था। सीसीटीवी है? ठीक है चलो। इतने अमीर लोग हैं, इतना पैसा है, फिर भी सेफ्टी के लिए एक सीसीटीवी नहीं लगवाते यार। सर मैं कॉलोनी के सीसीटीवी फुटेज चेक करता हूँ। अरे यार, इस फोन को तो अभी हैंग होना था। पाटेकर जी ऑफिस से निकलना चाहे। लाए पापा, मैं देखता हूँ। ये लीजिए, ठीक हो गया। अरे वाह बेटा, तुम तो बड़े स्मार्ट हो गए। इस काम के 1500 लेता दुकानदार। मेरा इंटेलिजेंट बेटा। कीप इट अप बेटा। चलो चलो पढ़ो पढ़ो। पार्थ, पार्थ, क्या हुआ पापा? पार्थ, इधर आ। ये क्या कर रहे हो तुम? मैंने तुम्हें ब्लैकमेल नहीं किया है। अच्छा, ये क्या है? ये तुमने नहीं बेचे? नहीं, मैंने ये नहीं भेजा। प्लीज बिलीव मी, मैं अपने बच्चे की कसम खाती हूँ, मैंने ये सब नहीं किया। अगर तुम्हारा इसमें कोई भी लिंक हुआ ना खुशबू, तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। ये सचिन के घर में पुलिस का आना जाना रोज का ही हो गया। मैं तो अंदर जा रही हूँ। हाँ कितकी, तुम्हारा फोन कहाँ है? मुझे फोन करना है। एक्चुअली नेटवर्क नहीं है मेरे फोन में। वो चार्जिंग पे लगा, आप देख लो ना। क्या हुआ अनिल? नेटवर्क आ गया मेरे इसमें, इसी से कर लेता हूँ। ठीक है। सर
मैंने कॉलोनी का सीसीटीवी फुटेज चेक किया है। रात के 11 से सुबह के 8 बजे तक सचिन के घर के आसपास कोई आते जाते नहीं दिखा। कमाल है शिरके, अगर सीसीटीवी में कोई कैप्चर नहीं हुआ तो लगाया किसी ने। मैं बताता हूँ सर। हाँ विनाश ये सर ये पूरा मामला ही फर्जी है, किसी बाहर वाले का नहीं, घर वाले का ही काम। मतलब म्हणजे सर पूरी फैमिली में किसी का फोन हैक हुआ ही नहीं। वो लड़की ही है चारू इस सब के पीछे। चारू ने अपने सोशल मीडिया पर स्टेटस अपडेट किया था और अपने माँ बाप के मोबाइल को लैपटॉप से कनेक्ट करके उनके मोबाइल पर धमकी भरे स्टेटस अपडेट किए थे। और सर उसके काका अजीत को मैसेज भी उसी ने किया था अपने लैपटॉप के जरिए। ये हो गया पप्पा का फोन कनेक्ट। ये हो गया मम्मी का फोन कनेक्ट। अब चखाऊंगी मैं इन दोनों को मजा। आपकी वजह से फंसी हूं मैं। क्या करना है वो बताओ। पुलिस ने अगर पप्पा को बता दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। चारू, चारू कुठे आहेस? चारू किधर हो तू? सर कपाटात 50,000 रुपये आणि माझे काही दागिने होते। चारू स्कूटर के साथ वो भी लेके गई और उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है। लाइसेंस की पड़ी है तुम्हें? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उसके पास? वो लड़की जो अपने बाप को धमकी देती थी वो नहीं दिखता था तुमको? मेकअप करने से फुर्सत मिलेगी तो लड़की पर ध्यान देंगे ना। क्यों? चारू सिर्फ मेरे अकेले की लड़की है, आपकी लड़की नहीं है। तुम्ही नहीं लक्ष देऊ शकत प्रत्येक एक मिनट, इसके लिए बाद में टाइम है। हाँ, सबसे मेन बात, ऐसा कोई आपका रिलेटिव है, उसका कोई दोस्त है जिसके साथ उसकी बहुत अच्छी पटती थी? क्योंकि जब बच्चे घर से भाग जाते हैं तो ऐसे लोगों के पास ही जाते हैं जिनसे उनकी अच्छी पटती है। सर उसके काका तो यहीं पास में ही रहते हैं, उनके यहाँ तो नहीं गई वो, बाकी किसी दोस्त के यहाँ गई होगी तो पता नहीं। अफेयर चल रहा है किसी के साथ? सर क्या बेकार की बातें कर रहे हो आप? ये बेकार की बातें नहीं, इसको हमारी भाषा में इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। और अक्सर टीनेजर लड़का या लड़की जब घर से पैसा लेके भागते हैं तो अफेयर का ही मामला होता है। नहीं सर, चारू का किसी लड़के के साथ कोई अफेयर नहीं है, वो ऐसी लड़की नहीं थी। उसका अगर फोन आया तो उसको डांटना नहीं, प्यार से समझाना उसको। डर के मारे वो भाग गई होगी घर से, हमें इन्फॉर्म जरूर करना। शिरके गाड़ीचा नंबर है और चारू का फोटो आसपास के पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट कर दो, डिटेल्स दे देना। जो हो रहा था क्या सच में चारू उसके लिए जिम्मेदार थी या वो किसी के दबाव में ऐसा कर रही थी? सबसे महत्वपूर्ण बात जिससे पुलिस इस केस में अभी तक अनजान थी वो थी चारू के पड़ोसी अनिल सकपाल की ब्लैकमेलिंग। क्या चारू का इस ब्लैकमेलिंग से भी कोई कनेक्शन था? इन सारे सवालों के जवाब चारू ही दे सकती थी, लेकिन ना उसने अपने माँ बाप को कोई फोन किया ना ही वो वापस आई। आखिर में पुलिस ने चारू के मोबाइल की आखिरी लोकेशन रत्नागिरी के नजदीक चिपळूण में ट्रैक की, लेकिन वहां से उन्हें जो मिला वो दिल तोड़ देने वाला था। सिर्फ ये ब्लैकमेलिंग का मामला नहीं रहा, ये मर्डर का मामला हुआ है। चारू के साथ कोई तो इस ब्लैकमेलिंग में इन्वॉल्व है और उसको ये डर था कि वो पकड़ा जाएगा, इसलिए उसने चारू को रास्ते से हटा दिया। एक काम करो, सचिन और एकता जब तक बात करने की कंडीशन में नहीं आते, तुम रत्नागिरी से लेकर चिपळूण के रास्ते में जितने भी सीसीटीवी है सबका फुटेज कलेक्ट करो। ठीक है। चारू चिपळूण स्कूटर पे अकेली गई है या कोई उसके साथ था, ये सीसीटीवी में कैप्चर हुआ होगा। और एक काम करो, उसका मोबाइल लोकेशन ट्रैक करो और कॉलेज में आके पूछताछ करो किसी ने कुछ देखा क्या। राइट सर। चारू कहाँ है पता है? तुम्हारे साथ ही पढ़ती थी ना? एक मिनट सुनना, इधर आओ। चारू के बारे में कुछ जानते हो? सर चारू हमारे साथ पढ़ती ज़रूर थी लेकिन वो हमारी दोस्त नहीं थी। उसका कोई बॉयफ्रेंड था? नहीं सर, मेरे नॉलेज में तो चारू का कोई बॉयफ्रेंड नहीं था इस कॉलेज में। छुपा तो नहीं रहे हो? नहीं सर। सर मैंने चारू के जूनियर कॉलेज में लोगों से बात की है, वहाँ पता चला है कि चारू ज़्यादा किसी से बात वगैरह नहीं करती थी और उसकी सीडीआर रिपोर्ट भी चेक की है। कमाल की बात है, ना तो उसने किसी को फ़ोन किए हैं ना ही कोई टेक्स्ट मैसेज किए हैं। मुझे लगता है कि इस चारू के पास कोई दूसरा फ़ोन है जो उसकी फैमिली वालों को नहीं पता है। शायद इंटरनेट कॉलिंग करते हो। एक काम करो, अविनाश से पूछो क्या वो इंटरनेट कॉलिंग और टेक्स्ट रिकवर कर सकता है। सर इस बारे में मैंने अविनाश से बात की थी, लेकिन उसका कहना है कि इन सब चीज़ों के लिए उसे चारू का फ़ोन चाहिए जो अब तक मिसिंग है। उसका लैपटॉप पूरी तरह से इंस्पेक्ट करो। शिरके ये यंग जनरेशन, ये सोशल मीडिया का दीवाना है, कुछ ना कुछ मिलेगा। सर
चारू अपने घर से भागने के 2 घंटे बाद ही रत्नागिरी चिपळूण के बाईपास रोड के सीसीटीवी में देखी गई है सर। ये देखिए, वो भी अकेले। इसके पीएम रिपोर्ट के हिसाब से उसका मर्डर सेम डे हुआ है। एक बात समझ में नहीं आ रही है, ना तो ये चारू का कोई फ्रेंड था, ना तो कोई बॉयफ्रेंड, तो उसने अपने माँ बाप से इतने पैसे क्यों मांगे? और चिपळूण किससे मिलने गई? नहीं सर, चिपळूण में तो कोई रिश्तेदार नहीं रहता हमारा। चारू के साथ ऐसा कौन कर सकता है? किसी पे शक? नहीं सर। पार्थ, देखो बेटा, सच बोलना। अगर तुम सच बोलोगे ना तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरे फोन के साथ तुमने ही कुछ किया है ना, और इससे नहीं मानेगा। क्या हो गया आपको? देखो बच्चे में गुस्सा करते रहते हो आप। हो क्या गया आपको? चल कर पढ़ाई। पार्थ, तू एक काम कर, अपने कमरे में जाकर पढ़ाई कर। हाँ अनिल, देखिए ना, बैंक से मैसेज आया है, किसी ने मेरे अकाउंट में 20 लाख रुपए डाले हैं। किसी और ने नहीं, मैंने ही डाले। आपने? हाँ, वो बिजनेस का कुछ इश्यू चल रहा है, तब तक रहेंगे तुम्हारे अकाउंट में पैसे। देखना नहीं मुझे तुम्हारा। हेलो पुलिस स्टेशन। सर, हमारी दुश्मनी के बारे में तो बताया सचिन ने आपको, लेकिन उसने आपको ये नहीं बताया होगा कि उसने मेरे बेटे पार्थ को मारा था। सर, ऐसी क्या दुश्मनी तुम दोनों के बीच में कि बच्चे के ऊपर हाथ उठाना पड़ा? सर, मैं और सचिन एक ही पदपीढ़ी के मेंबर्स हैं सर। और सर, 8 महीने पहले सचिन ने उस पदपीढ़ी से 10 लाख रुपए लोन लिए थे, और 6 महीने से उसने इसका इंटरेस्ट भी नहीं दिया। वसंत भाऊ, पैसा तो मैं वापस कर नहीं पाऊंगा, आपको मालूम है, बिजनेस में डाल दिया मैंने। हाँ, रही बात इंटरेस्ट में डिले की, तो बोला ना आपको कि पैसा भर रहा हूँ मैं। तुम भर नहीं रहे हो, भरने का सिर्फ वादा किया है तुमने। और वैसे भी अगर तुम इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट दे रहे हो ना, तो बिजनेस चलाने की अकल नहीं है तुमने। तुम एक काम कर दो, अपना बिजनेस मुझे हैंडओवर कर दो, मैं बिजनेस भी चला लूंगा और लोन भी चुकता कर दूंगा, वरना इन सब के पैसे डुबाएगा तू। क्या बोला तूने? देखा इसको? अरे सचिन जी छोड़िए ना, क्या कर रहे हो? मालूम है मेरे को क्या चाहता है, इसकी नजर है मेरे बिजनेस में, लेकिन जो तू चाहता है ना वो होने नहीं दूंगा। पहले अपना इंटरेस्ट सब चुकता कर, समझ गया ना? इंटरेस्ट मेरे को भरना है, मैं भरूंगा। अच्छा, मतलब तुम्हारे झगड़े का कारण छोटा नहीं बड़ा था। सर, मैं मान रहा हूं कि हमारे बीच में दुश्मनी थी। सर, चारू के मर्डर के बारे में उसने जो भी बोला है ना, वो सब बकवास है सर। मेरी लाइफ में ऑलरेडी बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, मैं बहुत परेशान हूँ सर, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए। मैडम, अगर पुलिस का डर ना हो ना, तो ये सचिन और अनिल एक दूसरे की जान ले ले। और वो सचिन बाहर वाले का तो छोड़िए, वो अपनी बेटी चारू को अपने घर में ही दबा कर रखता है। मैडम, मैंने चारू का पीछा करते हुए हार्दिक को देखा था, और हार्दिक के साथ एक आदमी और था। कौन है हार्दिक? टीनेजर्स को ट्यूशन के बहाने मॉलेस्ट करता है। हाँ, चारू को भी मॉलेस्ट किया ना तूने। जब तू पकड़ा गया, तेरी नौकरी छूट गई, तेरे को पता चला कि अभी अपनी ट्यूशन चलेगी नहीं, तो तूने चारू को मार दिया। नहीं सर, अगर चारू जिंदा होती ना तो खुद अपने माँ बाप की झूठ की पोल खोल देती सर। कैसी बोल? ओके, अब मैं तुम्हें हार्ट बीट्स काउंट कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा। ठीक है, अपना हाथ लाओ। देखो यहाँ पे ऐसे थंब को रखा जाता है, राइट? अपना थंब लाओ। कुछ महसूस हो रहा है? हाँ सर। राइट। देखो 1 मिनट में 72 होने चाहिए, राइट? सर, हार्दिक, अच्छा, तो तू चारू के नजदीक जाके उसको पल्स काउंट सिखा रहा था? सर आप भी गलत समझ रहे हो। सर, बायोलॉजी में एक सब्जेक्ट आता है पल्स काउंट का, मैं बस उसे प्रैक्टिकली बता रहा था। उतने में उसकी माँ आ गई और उन्हें तो बहाना ही चाहिए था। ऐसा बहाना?
सर चारू को साल भर पढ़ाने की 1.5 लाख रुपए फीस तय हुई थी, लेकिन सचिन ने आज तक मुझे 1 रुपया तक नहीं दिया। जब भी पैसे मांगने जाता कुछ ना कुछ बहाना बना के टाल देते थे। तो चारू का पीछा क्यों किया तूने? चारू तेरे को देने वाली 1.5 लाख रुपया? सर नहीं सर, टाइम की कमी की वजह से मैं अनिल जी के बेटे पार्थ के साथ साथ चारू की ट्यूशन लेता था। 15 दिन चारू के घर पे, 15 दिन अनिल जी के घर पे। सर अनिल जी ये बात जानते थे कि सचिन मुझे पैसा नहीं दे रहा है, तो उन्होंने मुझे वो कमीशन लेकर पैसे वसूल करने वाले रोहित से मिलवाया। सर उस दिन मैं रोहित को चारू का घर दिखाने ले गया था। लड़की देख रहे हो? किसी के बाप ने मेरे 1 लाख रुपए नहीं दिए। बस मेरे पैसे निकलवा दो, उसमें से 50 तुम रख लेना। सर आप चाहो तो चारू के दूसरे ट्यूशन टीचर दीप से भी पूछ सकते हो। सर उन्होंने उसका भी पैसा नहीं दिया, ऐसे ही बवाल बना के। सर इन लोगों की तो आदत ही ऐसी है। सर सचिन ने अभी तक मेरे पैसे भी नहीं दिए और अब तो चारू भी नहीं रही, तो क्या ही देगा। लेकिन ठीक है सर, कम से कम हार्दिक की तरह बदनाम तो नहीं हुआ ना। हाँ मैडम, हार्दिक ने मुझे पैसे की रिकवरी करने बोला था, फिर वो लड़की मर गई, फिर हार्दिक ने खुद से ही मना कर दिया। सर दीप की मदद करने की कोशिश की थी मैंने, कोई क्राइम तो नहीं किया ना। रोहित दादागिरी करके पैसे वसूलता था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सचिन से बदला लेने के लिए तुमने हार्दिक के जरिए रोहित का इस्तेमाल किया? देखिए सर, मैं पहले से ही परेशान हूं और आप मुझे बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हो। अगर आपके पास कोई सबूत हो मेरे इन्वॉल्वमेंट का ना तो मुझे बताइए, वरना मुझे और भी काम है। अब प्लीज प्लीज जाइए। अगली बार मिलेंगे सबूत के साथ। सर चारू के सोशल मीडिया अकाउंट पर तो कुछ भी नहीं मिला है, लेकिन एक पेज मिला है उसी साइट पर, ये मेड होम में। लेकिन तुम्हें कैसे पता ये पेज उसका है? सर सोशल मीडिया की साइट पर चारू के नाम और सिटी जूनियर कॉलेज, इनको हमने एक साथ सर्च किया और उसी वेबसाइट के हिस्ट्री में जितने भी चारू के और सिटी जूनियर कॉलेज के जितने भी पुराने हैशटैग्स थे और जितने भी पुराने मेंशन एक साथ थे वो सब सामने आ गए। वहीं से हमें ये पेज मिला और चारू की डेड बॉडी मिलते ही इस पेज को डिलीट कर दिया गया, लेकिन हमने इसे रिकवर कर लिया। देखो सर ये पेज स्पेशली चारू की बेइज्जती करने के लिए बनाया गया था और सर चारू के ही कॉलेज के स्टूडेंट्स ने खूब उल्टी सीधी बातें की थी इस पेज पर चारू के बारे में। सर ये सभी तो चारू के कॉलेज में पढ़ते हैं और इनसे मैंने बात भी की थी। लेके आओ इनको। सर चारू को सबक सिखाना था, उसने मुझसे और मेरे बॉयफ्रेंड से पंगा लिया था। कैसा बदला? लव माय फुट। तुम दोनों ही चीटर हो, बस झेल रहे हो एक दूसरे को। ये देखिए इस फोटो पे उसने कितना फालतू कमेंट किया है। क्वीन हूं मैं, ये आईडी चारू का है। तुम लोगों को कैसे पता चला? सर मेरा एक दोस्त है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, मैंने उससे पता करवाया था। अच्छा, तो क्वीन हूं मैं ये आईडी चारू की थी, ऐसी से तुम लोगों ने एक फेक आईडी बनाया, उसका नाम रखा मेड हूं मैं। फिर क्या हुआ? सर मैंने राहुल के नाम से एक फर्जी आईडी बनाई और चारू को कांटेक्ट किया और फिर उसे अपने प्यार के झांसे में फंसाया। और हमारे जाल में फंसते ही हमने उसे मिलने बुलाया ताकि वीडियो हम लोगों ने सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। मतलब पढ़ाई छोड़कर सब कुछ किया तुम लोगों ने, है ना? उसको मारा पीटा, उसका वीडियो अपलोड किया, उसकी बेइज्जती की, लेकिन उसके बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ तो उसको मार दिया? नहीं सर नहीं, हम लोगों ने उसे नहीं मारा। हमें उसके बारे में जो कुछ भी पता था हमने आपको सब कुछ बता दिया, इससे ज्यादा हमें और कुछ भी नहीं पता। कमाल है, ये चारू कैसे दुहेरी जिंदगी जी रही थी। एक तरफ उसका ना तो कोई फ्रेंड था, किसी से बात नहीं करती थी, कॉलेज में चुपचाप बैठती थी, और दूसरी तरफ ये सोशल मीडिया पे ऐसे पंगे ले रही थी। अविनाश को ये आईडी के डिटेल्स निकालने के लिए बोलना। क्यों किया ऐसा मेरे साथ? क्यों किया? सर इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी। ये भी नहीं सोचा कि मैं अपने रिश्तेदारों को क्या शक्ल दिखाऊं। क्या कहूंगी मैं उनसे? मेरा पति ऐसे काम करता है। हो गया, अभी शांति से बताओ क्या हुआ। सर मेरा पति झूठा है। चारू के बारे में झूठ बोला ना तूने? नहीं सर, चारू के बारे में नहीं, अपने चक्कर के बारे में झूठ बोला इन्होंने मुझसे। अच्छा, मतलब ये तो साफ है, ये तुम्हारी लवर तुम्हें ब्लैकमेल कर रही थी। नहीं सर,
मेरी खुशबू से बात हुई है सर। सर खुशबू ऐसा नहीं कर सकती। तो ये तुम दोनों की प्राइवेट फोटो तुम्हारे वाइफ के पास कैसे आई? सर वही तो समझ में नहीं आ रहा है सर। मतलब मेरा फ़ोन मेरे पास ही रहता है हमेशा। एक्चुअली सर कुछ दिनों से कोई मुझे ब्लैकमेल कर रहा है इन फोटोज़ की वजह से। मैं केतकी से छुपाने की कोशिश कर रहा था। आज मैंने और पैसे देने से मना कर दिया तो उसने सारी फोटोज़ केतकी को भेज दी सर। बहुत अच्छा किया, वरना मुझे कैसे पता चलता कि तुम ऐसी करतूत कर रहे हो। सर उसने अलग अलग वेबसाइट से करीब 1.5 लाख का सामान ऑनलाइन परचेस किया हुआ है सर, और वो सारे पैसे मैंने भरे सर। मैंने अपने लेवल पे इन सारी वेबसाइट से पता करने की कोशिश की है सर। उन्होंने पुलिस कंप्लेंट के बगैर कुछ भी बताने से मना कर दिया सर। सर ये रही डिटेल्स मेरे बैंक की भी और ऑनलाइन ऑर्डर्स की भी। अच्छा, तुम्हारा बैंक अकाउंट में नेशनल बैंक शारदा नगर ब्रांच में, जहाँ सचिन का अकाउंट है? हाँ सर, हम सभी पदपीढ़ी मेंबर्स का अकाउंट वही है सर। अनिल की ब्लैकमेलिंग की जानकारी ने पुलिस की जांच को एक नया एंगल दे दिया था। नेशनल बैंक, पतपेठी और अनिल सचिन के बीच के कनेक्शन को ढूंढने की पुलिस द्वारा हर संभव कोशिश की गई। नेशनल बैंक से डिटेल निकाले गए, अनिल के नाम पर दिए गए ऑनलाइन ऑर्डर्स को ट्रैक करने की कोशिश की गई। साइबर सेल और फोरेंसिक्स ने भी खूब हाथ पैर मारे, मगर अपराधी तक पहुंचने का कोई भी सिरा नहीं मिल रहा था। दूसरी तरफ इस मामले में नेशनल बैंक का नाम आने से लोगों में एक तरह का पैनिक फैल गया था। साला समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। पैसे घर में रखो तो नोट बंद, और बैंक में रखो तो बैंक ही गायब कर दे। बैंक को छोड़ो, सबसे पहले ना ये कैमरा वाला फोन फेंक दो और एक सादा बटन वाला फोन ले लो, वरना एक दिन फंसोगे। सारे लफड़े की जड़ ना ये कैमरा वाला मोबाइल है। सर वेबसाइट से सारे ऑर्डर्स को गलत एड्रेसेस पर मंगाया गया था। सारे ऑर्डर्स बताए गए एड्रेसेस पर पहुंचे उनके पहले ही उन्हें रिसीव कर लिया गया था, कभी किसी पार्क में या किसी सोसाइटी के गेट के पास, जिससे डिलीवरी बॉय बताए गए एड्रेसेस पर पहुंच ही ना सके सर। लेकिन डिलीवरी बॉय ने तो देखा होगा ना, जिसने भी डिलीवरी रिसीव की उसको। सर डिलीवरी बॉय दिन के 80 to 90 ऑर्डर्स डिलीवर करते हैं, वो भी स्ट्रेंजर्स को, इसलिए डिलीवरी बॉयज थोड़े कंफ्यूज है सर। 1 मिनट। हेलो, क्या? ठीक है सर, सचिन अनिल के पदपेठी के सभी मेंबर्स और नेशनल बैंक की शारदा नगर ब्रांच के सभी अकाउंट होल्डर्स और एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स निकलवा रहे हैं। इसमें थोड़ा और टाइम लगेगा सर। ठीक है सर। हाँ, ये अविनाश बट सर अनिल के मोबाइल हैकिंग के अभी तक कोई प्रूफ्स नहीं मिले, और मेल आईडीज को ट्रेस करना थोड़ा लंबा प्रोसेस है। हम लगे हुए हैं, लेकिन सर ये चारू की आईडी क्वीन हूम है, इससे हमें एक लीड मिली है। इस आईडी से चारू ने खुद अपनी न्यूड पिक भेजे हैं, शायद इसलिए कि और प्रेशर बना सके पैसे देने के लिए। मेरे पास मेरी बेटी के गंदे फोटो आ रहे थे सर, और पैसे ना देने पर फोटोग्राफ वायरल करने की धमकी थी। किसी से कुछ बोल नहीं पा रहा था सर, शर्म के मारे। तो इसलिए ऑनर किलिंग में अपनी बेटी चारू को मार दिया? मारा तो नहीं सर, लेकिन सोचा जरूर था। याद रखना, अगर कोई लड़का मिला ना मुझे, अपने हाथों से गला दबा दूंगा इसका। और ऐसी बेटी को अपने हाथों से गला घोंट देना मेरे लिए गर्व की बात होती सर। और मैं सामने से चलकर आपके पास आता। पेरेंट्स भी ना बहुत कमाल करते थे। बच्चों को बातें सुनाने के बजाय बच्चों की बातें अगर इन्होंने सुनना शुरू किया ना, तो छोटे बच्चों के हाथ से जितना भी क्राइम हो रहा है आधा तो कम हो जाएगा। हेलो सर। सर मेरा नाम नीरज है, आपसे बैंक फ्रॉड के बारे में कुछ बात करनी थी। सर मेरा अकाउंट नेशनल बैंक में तो नहीं है, लेकिन मेरे साथ भी सिमिलर फ्रॉड हुआ है। सर मेरे मोबाइल में मेरी और मेरी वाइफ की कुछ प्राइवेट पिक्स थी, पता नहीं कैसे किसी और के पास पहुंच गई। वायरल करने की धमकी देकर सर ब्लैकमेलर ने OTP के जरिए मेरे अकाउंट से 4 लाख रुपए का सामान ऑनलाइन ऑर्डर कर लिया है। सर उसी केस की तरह जो केस आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। तो अब तक आपने पुलिस कंप्लेंट क्यों नहीं की थी सर। ये रही FIR की कॉपी, मगर सर पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पा रही है। सर ये केस न्यूज़ में सुना तो मुझे लगा कि आपसे बात करनी चाहिए। सर जितने भी ऑर्डर ब्लैकमेलर्स ने किए हैं उन सब की सारी डिटेल्स हैं इसमें। अविनाश ला बोलो और उसको बोलो काम पे लगे। यस, गॉट इट। आपके इस कंप्यूटर से नीरज चौहान का मोबाइल हैक किया गया है। कैसा जानते हो आप उसे? अरे सर मैं खुद ब्लैकमेल हो रहा हूँ, मैं किसी को क्यों ब्लैकमेल करूंगा? और ये कंप्यूटर है ना, मेरा बेटा पार्थ इस्तेमाल करता है, हम दोनों तो छूते भी नहीं है उसे। पार्थ? हाँ। कहाँ हो? पार्थ
बेटा यहाँ आओ। सैन, बढ़िया टी शर्ट है तुम्हारी। मोबाइल और कंप्यूटर बहुत अच्छे लगते हैं ना आपको। बिस्किट खाओ। देखो, कोई कुछ नहीं करेगा, मम्मी पापा भी कुछ नहीं करेंगे। डरो मत। नीरज अंकल का फोन आपने हैक किया था? नहीं अंकल, मैंने आपको बताया, मैंने कुछ नहीं किया अंकल, मैंने कुछ नहीं किया। मम्मी, अरे पार्थ बेटा, कुछ नहीं हुआ बेटा, कुछ नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि आपसे कुछ गलतफहमी हुई है। हमारा पार्थ ऐसे नहीं कर सकता। अरे आप सर को कुछ कहिए ना, आपको तो पता पार्थ ऐसा नहीं करेगा। सर भले ही बच्चा कुछ नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन नीरज की मोबाइल की हैकिंग उस लैपटॉप से ही हुई। मुझे लगता है पार्थ कोई दबाव डाल रहा है ना बताने के लिए, क्योंकि उस दिन डिलीवरी बॉय ने बताया डिलीवरी एक्सेप्ट करने वाला आदमी 25 से 30 साल के बीच का था। पार्थ मुश्किल से 10-12 साल का होगा। सर कहीं पार्थ के पेरेंट्स के दबाव की वजह से तो। अविनाश, तुम अनिल के मोबाइल का हैकिंग और उसका मेल ट्रैकिंग जारी रखो। सर। तृप्ति, काम करो, पार्थ के काउंसलिंग की तैयारी करो, और एक ध्यान रखो, इस वक्त उसके काउंसलिंग के टाइम उसके पेरेंट्स नहीं चाहिए। सर, जिस दिन नीरज का फोन हैक हुआ था, अनिल के घर जितने भी लोग आए थे, सीसीटीवी की हेल्प से मैंने सबकी लिस्ट बना ली है। ये देखिए। देखिए, पूरे लिस्ट में सिर्फ एक ही आदमी जो 25-30 साल के बीच का है, और ये अनिल और सचिन के घर आया जाया करता था। नीरज को इसके बारे में पूछो और डिलीवरी बॉय को इसका फोटो दिखाओ, और ये भी पता करो कि मर्डर के दिन ये कहाँ था। ठीक है सर। हाँ सर, यही वो आदमी था। नीरज, तुम इसे जानते हो? हाँ मैडम, इससे तो मैं अच्छे से जानता हूँ। सर, चिपलून में ही गाँव है उसका, और जिस दिन चारू का मर्डर हुआ उसके फ़ोन की लोकेशन मर्डर स्पॉट की थी। पार्थ से बात करते हैं। कैसे हो? पार्थ बेटा, अंकल से डरने की जरूरत नहीं है। उन्होंने उस आदमी को पकड़ लिया है जो आपको डरा रहा था। आंटी की बात पे भरोसा नहीं है आपको, है ना? यही था ना आदमी, पकड़ लिया इसको हमने, जेल में बंद कर दिया है। अभी कुछ नहीं करेगा तुमको। हाँ, कुछ करेगा फटके देंगे उसको। हाँ, बताओ क्या हुआ था? मैंने पापा और वो आंटी की फोटो पापा के मोबाइल में देख ली थी। अगर मम्मी को कुछ बोलता तो वो रोती, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। अंकल ने मुझसे पूछा तो मैंने इनको बता दिया। वो मेरी बात मान ही नहीं रहे थे, बोल रहे थे कि अगर दिखाओगे तभी मानूंगा। तो मैंने उनको भी फ़ोटो दिखा दी थी। फिर पता नहीं वो फ़ोटो पापा की मोबाइल में कैसे आने लगे। वो पापा को लगा कि मैंने कुछ किया है, और अंकल दम खाते थे। कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था सिवाय चारू दीदी के। दीदी, अगर पापा को अंकल के बारे में पता चल गया तो वो मुझे मार देंगे। तू चिंता मत कर पार्थ, मैं बात करती हूँ अंकल से। चारू दीदी ने अंकल से बात की थी क्या? पता नहीं। फिर अंकल ने मुझे कॉल करके बोला कि चारू दीदी को भी लैपटॉप से मोबाइल का सोशल मीडिया कनेक्ट करना सिखा दी। और मैंने उनको सिखा दिया तो दीदी मर गई। मैं बहुत डर गया था, उन्होंने ही दीदी को मार दिया होगा। अब वो मेरी मम्मी को ही मार डालेंगे अंकल। अरे नहीं, डरो मत, तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ नहीं होगा। तो जेल में बंद कर दिया हम लोगों ने, डरो मत। चला बोला, फटाफट तोते की तरह बात करना शुरू कर। सब सबूत है तुम्हारे खिलाफ। नहीं बोलेगा तो ऐसा मारूंगा ना, चिपळूण के हॉस्पिटल में बेड बुक करना पड़ेगा। चल बोल। सर, पैसों की कमी की वजह से मैं अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाया और नौकरी भी नहीं लगी। तो मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, लेकिन उससे भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। तो फिर ब्लैकमेलिंग का धंधा शुरू कर दिया? कभी कोई प्लान नहीं किया सर। पार्थ ने खुद मुझे अपने पापा की फ़ोटोज़ दिखाई। अंकल, ये मेरे पापा का मोबाइल है। तब मुझे आइडिया आया। मैंने उसे बिना बताए वो फ़ोटोज़ ब्लूटूथ से अपने फ़ोन पे ट्रांसफ़र की और उसके पापा को ब्लैकमेल करना शुरू किया। और चारू को क्यों मारा? सर, पार्थ ने चारू को सब कुछ बता दिया था। सर, पार्थ अपने पापा से रोज़ मार खा रहा है आपकी वजह से। मैं अनिल अंकल को सब सच बता दूंगी आपके बारे में। तुम्हें बताना होता ना तो तुम पहले ही बता देती। तो फिर बताया क्यों नहीं? सर, मुझे भी अपने घर से भागना है, अपने मम्मी पापा से दूर। इसके लिए मुझे पैसे चाहिए। तो ले लेना अपने पापा से, रास्ता मैं बता देता हूँ। मैंने पार्थ से कहा कि वो चारू को सिखाए
और उसने सोशल मीडिया स्टेटस के ज़रिए अपने पापा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। लेकिन उसका बाप सबसे पहले आप लोगों के पास चला गया। वो पैनिक हुई, मैंने उसे बोला कि वो कुछ दिन रुक जाए, लेकिन वो मेरी बात नहीं मानी। आपकी वजह से फंसी हूँ मैं, क्या करना है वो बताओ। पुलिस ने अगर पापा को बता दिया ना तो मुझे जान से मार देंगे। देखो, पुलिस की एक्टिविटी से ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी चिपलून में हूँ, तुम एक काम करो, तुम यहाँ आ जाओ, जैसे ही मामला ठंडा पड़ जाएगा तो वापस चली जाना। ठीक है। चारू की बेवकूफ़ी की वजह से मैं फंस सकता था सर। नीरज के बच्चे को मैं पढ़ाता था, जब अनिल से पैसे मिलने लगे तो मैंने सोचा उसे भी ब्लैकमेल किया जाए। तू बच्चों को पढ़ाता था ना, तो तूने शिक्षा नहीं ली। लालच बुरी बला है, इस लालच की वजह से एक छोटी बच्ची की जान गई, अब सड़ जेल में। जेनरेशन गैप की वजह से किसी एक ही चीज़ को लेकर माँ बाप और बच्चों के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क हो सकता है, और ये फ़र्क बच्चों को मजबूर करता है अपने माँ बाप से बातें छुपाने के लिए। घर वालों से ज़्यादा बच्चों के बारे में उनके दोस्त, पड़ोसी और रिश्तेदारों को पता होता है, और ये एक बहुत ही खतरनाक स्थिति है। समस्याओं से जूझते और जवानी की कंफ्यूजन के शिकार ऐसे बच्चे कई बार गलत लोगों के चंगुल में फंस जाते हैं, जैसा पहले पार्थ और फिर चारू के साथ हुआ। परेशानियों से घिरे बच्चे अक्सर अपने परिवार वालों से बात करना चाहते हैं, मगर घर के बड़े अपनी जिंदगियों में इतने बिजी होते हैं कि बच्चों की परेशानियां समझना तो दूर, वो उनसे कभी ये तक नहीं पूछते कि वो कैसे हैं, उनकी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि काम करें, खूब पैसे कमाएं, मगर बीच में थोड़ा ठहर कर अपने बच्चों को भी 2 मिनट दें। हो सकता है आपके दिए ये 2 मिनट आपके बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें। तो इस निवेदन के साथ मैं रेणुका शहाणे आपसे विदा लेती हूँ। कल फिर मिलेंगे कुछ ऐसी ही कहानियों के साथ जो रखेंगे आपको सतर्क और ज़िंदगी को सुरक्षित। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए और देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।